नमस्कार। आज एक नया विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज विश्व इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आया हूँ। मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर, महाअधिकार पत्र 1215 ईस्वी। ये मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में पारित किया गया था और संभवतः ये विश्व इतिहास की पहली घटना थी जब जन अधिकारों के बारे में ये वैधानिक महाधिकार पत्र जारी किया गया था। तो ये जनतंत्र के विकास में पहला कदम था, न केवल इंग्लैंड के अंदर बल्कि विश्व के अंदर। यद्यपि इससे पहले भी बहुत से ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने जनता के कल्याण के लिए कुछ कार्य तो किए थे, परंतु वैधानिक व्यवस्था नहीं की थी। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी विषयों पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड में एक राजा हुआ था 1000 ईस्वी के बाद, जिसका नाम था हेनरी चतुर्थ, और उसे विधिवेत्ता या कानून का ज्ञाता माना जाता था। उसने बहुत सारे कानूनों का संग्रह करवाया और उसके बाद इंग्लैंड के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था कायम की, जिससे जनता को बहुत सुकून मिला। जनता उससे बहुत खुश थी। लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद जब राजा जॉन बना तो जनता उसी प्रकार की उम्मीद कर रही थी, परंतु राजा जॉन ऐसा नहीं था। इसने 1199 से लेकर 1216 ईस्वी तक इंग्लैंड पर राज्य किया था। ये राजा बहुत ही अत्याचारी था और क्रूर था। धीरे धीरे अपने कुकृत्यों के कारण जनता का विश्वास खो चुका था। जनता जब परेशान हो चुकी थी तो इस समय दो और शक्तियां थी, एक थी चर्च और दूसरी थी सामंतवाद। तो अब इन शक्तियों ने राजा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रयास किया। जनता ने भरपूर सहयोग दिया और फिर एक सभा आयोजित की गई 1213 ईस्वी में सेंट अलवास नामक जगह पर, जहां पर यह विचार किया जाने लगा कि आखिर जनता को अधिकार दिलवाने के लिए और राजा के अधिकारों को सीमित करने के लिए क्या किया जाए। इस सभा के अध्यक्ष थे स्टीफन लॉकटन, जिन्होंने एक विस्तृत अधिकार पत्र तैयार किया, एक प्रस्ताव तैयार किया और ये कहा कि इस प्रस्ताव को राजा के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा जाए ताकि जन अधिकारों की व्यवस्था हो सके। इसके बाद जब ये नागरिक अधिकार पत्र या स्वतंत्रता अधिकार पत्र तैयार कर लिया गया तो अमीरों के द्वारा, खास तौर से बैरन्स थे इसमें और कुछ पादरी भी शामिल थे, उन लोगों ने इस प्रस्ताव को राजा के पास भेजा हस्ताक्षर के लिए। राजा पहले तो तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि सारे के सारे लोग, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो सामंतशाही से जुड़े हुए लोग हों, चाहे आम जनता हो, सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। तो उसने मजबूरन बड़े दबाव में आकर के 15 जून 1215 ईस्वी को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। और जब इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो गए तो यही अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। दरअसल ये मैग्ना कार्टा शब्द जो है वो पहले एक शासक हुए थे 1000 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में। उन्होंने दो अलग अलग सभाएं बनाई थी। उसमें एक सभा का नाम था मैग्नीशियम काउंसिल और दूसरी थी क्यूरोसियो जेरेसिया। तो इसमें जो मैग्नीशियम थी वो जनता का प्रतिनिधि सदन था या सभा थी, और दूसरी वाली जो थी वो सामंतों की थी, राजशाही की थी। इसीलिए इसका नाम वहां से लिया गया। मैग्नीशियम जो काउंसिल थी वहां से मैग्ना कार्टा लिया गया। इसका मतलब था नगर में रहने वाले लोगों की अधिकार, अर्थात नागरिकों के अधिकार, अर्थात जन अधिकार। तो इस तरीके से इसका नाम मैग्ना कार्टा रखा गया।
अब जो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र था, इस अधिकार पत्र में बहुत सारे प्रावधान किए गए। तो जनता के अधिकारों के लिए वैधानिक रूप से ये पहला कदम था, ये विश्व में पहला कदम माना जाता है जिसमें जनता के अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। और इसमें कुल 63 धाराएं थी, 63 महत्वपूर्ण धाराएं थी। लेकिन यहाँ पर सभी धाराओं के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए कुछ जो महत्वपूर्ण धाराएं थी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ जो दो महत्वपूर्ण बातें उभर करके आई हैं कि ये 15 जून 1215 ईस्वी को राजा जॉन के हस्ताक्षर करने के बाद ये अधिकार पत्र तैयार हुआ था, पारित हुआ था, और इसमें 63 महत्वपूर्ण धाराएं थी। अब उसमें खास धाराएं क्या थी, खास प्रावधान क्या थे, जरा उनके बारे में जाने। पहली बात, चर्च व्यवस्था तथा स्वतंत्र चुनाव। व्यवस्था ये की गई कि चर्च अर्थात धर्म, जो उसमें इंग्लैंड का धर्म चल रहा था, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कहने का मतलब उससे परामर्श लिया जाएगा और उसके माध्यम से ही कानूनों को जनता के समक्ष लाया जाएगा। और जो राजनीतिक संगठन होंगे या जो सरकार के अंग होंगे उनका स्वतंत्र रूप से चुनाव किया जाएगा। ये पहला प्रावधान। इसके बाद महत्वपूर्ण दूसरा प्रावधान था, अन्य प्रावधान थे सरकार तथा सामंतों के संबंध। इसमें सरकार और सामंतों के संबंधों की व्याख्या कर दी गई थी कि उस समय जो सामंत होते थे उनमें श्रेणीकरण था, जिसमें अर्ल, वेरन्स, ड्यूक, नाइट्स, ये उनके नाम हुआ करते थे। और इसी तरीके से जो चर्च था उसमें भी श्रेणीकरण था, उसमें सबसे ऊंचे पद पर पोप माना जाता था। उसके बाद आर्क, कार्डिनल, बिशप जैसे पद होते थे। तो इनको शक्तियां दी गई और इनके साथ सरकार के संबंधों को स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की क्या भूमिका होगी और सरकार के कार्यों में ये लोग किस प्रकार से सहयोग करेंगे। अगली बात, आसामी के अधिकार। आसामी के अधिकार का मतलब क्या था? मतलब ये था कि यूरोप में, खासतौर से इंग्लैंड के अंदर उस समय जो लॉर्ड सिस्टम था, उस लॉर्ड सिस्टम के समानांतर एक और व्यवस्था चल रही थी जिसको मैनर सिस्टम कहा जाता था। मैनर का मतलब होता था एक जमीन का टुकड़ा, जैसे कि जिसको जमींदार जैसे भारत में कहते थे, ऐसे ही वहां तो सारी जमीन के ऊपर उन लोगों का अधिकार होता था, लॉर्ड्स का अधिकार होता था, जनता केवल वहां काम कर सकती थी। अब इसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि जो किसान है, जो खेती करेगा या जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, वो आसामी का मतलब है स्वामित्व का अधिकार, उसको मालिकाना हक दे दिया गया। यदि वो जमीन पर खेती करेगा तो जमीन पर उसका हक होगा। इसी तरीके से जो मकान में रह रहा है तो मकान पर उसका हक होगा, क्योंकि उस समय सारी की सारी संपत्ति जो है वो या तो चर्च के अधीन होती थी या फिर सामंतों के अधीन होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी जहां पर जनता को अचल संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया था। अगली बात, नगर, वाणिज्य व व्यापारियों का अधिकार। नगरों के अंदर जो वाणिज्य से जुड़े हुए लोग थे और व्यापारी लोग थे, उनको अधिकार दिया गया कि वो किस तरीके से व्यापार कर सकते हैं, क्या सीमाएं होंगी, क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि इससे पहले ये सारे के सारे अधिकार नगर के उन सामंतों के पास होते थे जो कि सरकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। अब वे अधिकार उठा करके व्यापारियों को दे दिए गए थे या वाणिज्य से जुड़े हुए लोगों को दे दिए गए थे, जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके और इंग्लैंड की आर्थिक समृद्धि भी हो सके। अगली बात, और विशिष्ट धाराएं क्या थी? इसमें सबसे पहली बात, न्याय तथा विधि व्यवस्था में सुधार। न्याय व्यवस्था में सुधार किया गया क्योंकि पहले जो न्याय व्यवस्था थी वो चर्च और राजा के अधीन होती थी। पहले तो न्याय चर्च के द्वारा किए जाते थे और अंतिम निर्णय राजा के द्वारा लिया जाता था, जिसमें न्याय कम और अन्याय ज्यादा होता था। और विधि व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी। कानूनों की व्याख्या राजा अपनी इच्छा अनुसार करता था। लेकिन इस अधिकार पत्र के जारी हो जाने के बाद इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ के विकास का एक कदम आगे बढ़ा, यानी कानून की व्यवस्था होगी अब
अब राजा की व्यवस्था नहीं होगी, अब चर्च की व्यवस्था नहीं होगी, अब सामंतों की व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था होगी विधि की, कानून की। अगली बात, अगला प्रावधान जो बहुत ही महत्वपूर्ण था नागरिकों के लिए, वो था नागरिकों अर्थात जनता को सामान्य एवं मौलिक अधिकार दिए गए। दो तरीके के अधिकार दिए गए इस मैग्ना कार्टा के द्वारा जनता के सामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार का मतलब जिससे वो जीविकोपार्जन कर सके और अन्य गतिविधियां कर सके, उसका उन्हें अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकारों के रूप में देखा गया, यद्यपि मौलिक अधिकारों के रूप में कोई संवैधानिक व्यवस्था उस तरीके की नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी इस अधिकार पत्र में इसका चर्चा किया गया था। इंग्लैंड के बारे में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड का जो संविधान है या जो संवैधानिक व्यवस्था है वो विकसित संवैधानिक व्यवस्था है। कहने का मतलब है कि जैसी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं उसी तरीके की कानूनी व्यवस्था करके उसके साथ जोड़ दी जाती है। इसीलिए इंग्लैंड के संविधान को विकासशील संविधान माना जाता है। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब क्या था? जीने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, रहने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार थे ये इनको मौलिक अधिकार के रूप में माना गया, लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि इनको अभी संविधान में स्थान नहीं मिल पाया था, यद्यपि अधिकार पत्र जारी हो चुका था। कहने का मतलब उस दिशा में ये बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम था। अगली बात, चार्टर को प्रतिपादित कर व्यवहारी बनाया जाए। अगली व्यवस्था जो की गई उसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं कि केवल चार्टर को लिख लिया गया, राजा ने हस्ताक्षर कर दिए और उसको ठंडे बस्ती में डाल दिया जाए। नहीं, इसको इम्पोज किया जाए, लागू किया जाए और इसको व्यवहार्य बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए। कहने का मतलब है उसको अमल में लाया जाए और उसके अमल में अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है, अड़चन आती है तो उसको दूर किया जाए। अगली बात, अगला प्रावधान, स्वायत्त शासन के दोषों का निराकरण। जो ऑटोनॉमी संस्थाओं को प्राप्त थी, कुछ संस्थाओं को ऑटोनॉमी स्वायत्त का अधिकार प्राप्त था, यानी कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वो संस्थाएं दोषपूर्ण हो गई थी, क्योंकि वो अपनी मनमानी करने लगी थी, क्योंकि वो कहती थी कि हम तो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, खुद हम चाहेंगे जैसे काम करेंगे, जिसके कारण से वो उचित कार्य नहीं कर पा रही थी। तो उनको दूर किया गया और ये कहा गया कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, जो ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं, उनको भी जनता के हितों के लिए काम करना पड़ेगा और अगर जनता के हितों में वो कार्य नहीं कर रही हैं तो उस दोष को दूर किया जाए। अब देखिए, ये जो मैग्ना कार्टा अधिनियम या मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र लागू हुआ, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा और बहुत सारी बातें थी जो कि इंग्लैंड की व्यवस्था में परिवर्तनकारी थी। अब जब ये लागू हुआ तो क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम निकले, वो जरा देखें परवर्ती समय में क्या हुआ। इसमें सबसे पहली बात देखेंगे कि हस्ताक्षर होने के बाद प्रतियां सामंतों एवं पादरियों में वितरित की गई। जब मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र हस्ताक्षरित हो गया, राजा ने हस्ताक्षर कर दिया, तो उसके बाद उसकी प्रतियां सामंतों को दी गई और पादरियों को दी गई और ये कहा गया कि वर्ष में 2 बार उच्च स्वर में घोषणा करने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो भी ये व्यवस्था ये तो पहले से चली आ रही थी कि जब भी कोई नया कानून बनता था या नई व्यवस्था होती थी तो वो पादरियों को उसकी प्रति दी जाती थी और ये कहा जाता था कि आप इसको प्रार्थना के बाद, जो चर्च की प्रार्थना होती उसके बाद ये सभी को पढ़कर सुनाएंगे सार्वजनिक रूप से, ताकि सभी लोगों को आसानी से पता चल जाए और सभी लोग उस पर अमल कर सकें। तो इसी तरीके की व्यवस्था मैग्ना कार्टा के बारे में की गई कि इसको वर्ष में 2 बार सार्वजनिक रूप से उच्च स्वर में पढ़ करके सुनाया जाएगा ताकि लोग समझ सकें और उसका अमल कर सकें। लेकिन राजा जो कि हस्ताक्षर कर चुका था, इसके बावजूद भी वो नहीं चाहता था कि चार्टर लागू हो, इसलिए उसने चार्टर को रोकने का बहुत प्रयास किया। अब उसने प्रयास क्या किया? राजा ने पोप से चार्टर को अवैध घोषित करवाने का भी प्रयास किया। कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई व्यवस्था होती थी तो पादरी लोग उसको पढ़कर सुनाते थे। तो अब पादरी किसके अधीन
हुआ करते थे, पोप के अधीन थे। पोप चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी था। लिहाजा राजा ने पोप से अनुरोध किया कि इस चार्टर को अवैध घोषित आप कर दीजिए, क्योंकि राजा के बाद अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति थी उस समय तो वो पोप हुआ करता था, या धर्म हुआ, चर्च हुआ करता था। तो राजा ने प्रयास किया, परंतु पोप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें चर्च से जुड़े हुए लोगों के भी अधिकारों की सुरक्षा हो रही थी। तो जब मना कर दिया, अब राजा बेचैन हो गया और उसने भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा किया, और भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा करके वेरेंस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वेरेंस जो कि सामंतों में सबसे उच्च पदों पर उस समय आसीन थे। तो वेरन ने आगे बढ़कर के ये संघर्ष किया, राजा के साथ संघर्ष हुआ। ये संघर्ष 1 वर्ष तक चलता रहा, परंतु राजा को सफलता नहीं मिली। बैरन्स और राजा की सेना में लड़ाई होती रही, मगर सफलता नहीं मिली। और इसी समय 1216 ईस्वी में राजा जॉन की मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है, राजा जॉन फिर से अपने असीमित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा और मृत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सका। अब जब राजा की मृत्यु हो गई, तो चूंकि राजा की मृत्यु हो गई, इसलिए अब आवश्यकता थी कि बदलती हुई परिस्थितियों में चार्टर में कुछ और संशोधन किए जाए। तो राजा की मृत्यु के बाद फिर उसमें कुछ संशोधन किए गए चार्टर के अंदर, और उनकी बाकायदा घोषणा की गई। 1225 ईस्वी में फिर से आवश्यकता महसूस की गई कि जनता को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, और जो पहले अधिकार दिए गए हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि उनमें कहां तक सफलता मिली है, कहां तक नहीं मिली है, क्या और परिवर्तन करना चाहिए। तो 1225 में फिर से संशोधन किए गए, और एडवर्ड षष्ठम के शासनकाल तक चार्टर को वैध माना गया। एडवर्ड षष्ठम के समय तक, एडवर्ड षष्ठम में आपको बताऊं कि हेनरी अष्टम के बाद उसकी बेटी, हेनरी अष्टम के बाद एडवर्ड षष्ठम राजा बना था, और एडवर्ड षष्ठम के बाद उसकी बेटी मैरी राजा बनी थी, और मैरी के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट बनी थी। तो एडवर्ड षष्ठम यद्यपि बालक था, 10 वर्ष का बालक था, ज्यादा लंबी समय तक शासन नहीं कर पाया, परंतु उसके जो संरक्षणकर्ता थे उन लोगों ने चार्टर को वैध रूप में स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद जब मैरी रानी बनी, तो मैरी चूंकि कैथोलिक चर्च से जुड़ी हुई थी, उसने प्रतिशोध लिया प्रोटेस्टेंटों से, और तमाम प्रोटेस्टेंट लोगों को मरवा डाला, और इसके कारण से वो मैरी द किलर कहलाई। लेकिन बाद में एलिजाबेथ जब आई, तो एलिजाबेथ ने सारी स्थितियों का फिर से अध्ययन किया, और उन्होंने एक नई धार्मिक विचारधारा को ही चलाया था, जिसका नाम था एंग्लिकन चर्च। तो चार्टर अब अपना स्वरूप बदल चुका था। तो इस तरीके से आपने मैग्ना चार्टा के बारे में, मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम बताएंगे कि इतिहासकारों के क्या प्रमुख विचार थे इस संबंध में, मैग्ना कार्टा के बारे में। तो थॉमसन एवं जॉनसन के अनुसार वो लिखते हैं कि मैग्ना कार्टा वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का आधार स्तंभ है, क्योंकि इसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजा भी विधि के ऊपर नहीं अपितु विधि के अधीन है। यानी थॉमसन और जॉनसन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इंग्लैंड के संविधान में जो एक महत्वपूर्ण धारा जोड़ी गई, और वो धारा थी रूल ऑफ लॉ। उस रूल ऑफ लॉ ने राजा को भी अपने अधीन कर लिया। कहने का मतलब है कि जो शासन राजा की नीतियों के अनुसार चलता था, राजा की इच्छा के अनुसार चलता था, जिसे हम निरंकुश शासन कह सकते थे, वो अब कानून के अधीन हो चला था। Therefore, it was very, very important for the English Constitution और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे जो इतिहासकार हैं, आग और जिंक के अनुसार, इन्होंने लिखा है कि मैग्ना कार्टा ने सामंतों को राजा पर अंकुश लगाने के लिए अधिकृत कर देश की निरंकुशतावाद की ओर प्रवाहित धारा को जनतंत्र की दिशा में मोड़ दिया।
कहने का मतलब ये है कि मैग्ना कार्टा के पारित हो जाने से जो शासन की धारा या संविधान की धारा जो निरंकुशतावाद की ओर चल रही थी, उसको जनतंत्र की ओर मोड़ दिया। कहने का मोनार्की टर्न टू द डेमोक्रेटिक वे, जनतंत्र की ओर चल पड़ी। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ये हुआ। एक और अज्ञात इतिहासकार लिखते हैं, बताते हैं वो कि इस अधिकार पत्र की घटना ने इंग्लैंड में जनतंत्र के विकास का पहला कदम स्थापित किया था। मैंने आपको बताया ये न केवल इंग्लैंड के इतिहास की बल्कि विश्व इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि मैग्ना कार्टा वाज द लीगल प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक वे। मतलब मैग्ना कार्टा एक ऐसा अधिकार पत्र जारी हुआ जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विकास में वैधानिक कदम था, और ये संभवतः विश्व का पहला कदम था। तो इस तरीके से मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और किस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए, कैसे राजा ने प्रावधान हो जाने के बाद भी प्रयास किया, और किस तरीके से बाद के समय में इसकी व्यवस्थाओं को लागू किया गया। इतिहासकारों ने कौन से महत्वपूर्ण विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं इसके संबंध में। तो ये सारी जानकारियां आप तक मैंने क्रमबद्ध तरीके से पहुंचाई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को देखते रहिए। इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। आप निरंतर देखते रहिए, अध्ययन जारी रखिए। Best wishes to all of you. Thank you very much. Good luck. Goodbye.